Hello friends, how are you? Hope you people are well and you people are doing. We already seen something quality. अब और कुछ चीजें हम देखने वाले हैं। हमने पहले आज हम प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा बात करें। प्रियम्बल क्या है, किस तरह से चीज। तो बेसिकली जो प्रियम्बल है वो फिलॉसफी कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, ठीक है। अब जो का प्रियम्बल है वो डिपेंड कर वो मतलब एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो ये उस पर बेस्ड है। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर्स में। इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब देखिए, ऑलरेडी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल है, उसमें जस्टिस की बात की। जस्टिस का तीन तरह का कहा गया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देखिए पहले तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, है ना। आप एक बार सुन लीजिए प्रियम्बल में लिखा क्या है। इम्पोर्टेंट है, आपने वो सुन लिया तो आपको काफी चीजें समझ में आ। मैं पढ़ देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, and liberty of thoughts, liberty of thoughts, expressions, belief, faith, and worship, equality of status, opportunities, and promote them among all. Okay. इसके बाद क्या है? Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक बार प्रियम्बल पढ़ दिया है। एक्चुअल में जो मैंने पढ़ा है वो ओरिजिनल प्रियम्बल नहीं है, ये बाद में एक बार, एक ही बार अब तक अमेंडमेंट हुआ है इसमें। तो उस अमेंडमेंट में जो चीज़ें इंक्लूड की है उसके साथ मैंने, ठीक है। अभी वो भी मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें थी क्या। तो हमने इक्वलिटी देख लिया। इक्वलिटी क्या था? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ बिफोर लो के। अब देखिए इस तरह से फ्रीडम की बात की थी। फ्रीडम वर्शिप करने का, फेथ, बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट्स, इन सब का, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने डिस्कशन किया प्रियम्बल क्या है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू किया था उसके ऊपर बेस्ड। दूसरी बात, ये इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका मतलब है कि आप अपील नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में अगर इसमें से कोई भी चीज रिलेटेड वायलेट होती। क्लियर है दोस्तों? ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं थोड़ा सा रिव्यू, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल के लिए वो थियरी लेक्चर होते हैं तो उतना हम नहीं जाएंगे, और वो बहुत लंबी क्लासेस है ना। तो उतना हम नहीं कर रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स केवल यहाँ दें। तो अगर बात करें प्रियम्बल से रिलेटेड, जो जो प्रियम्बल है बेसिकली वो हमारे यहाँ लिया गया है प्रियम्बल। तो ये हमारा लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर आप देखेंगे वहाँ पर सिमिलैरिटी हमारे चीज़ों में लिखी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अगर हम आइडियल ऑफ जस्टिस की बात करें, जस्टिस, ये हमारा यूएसएसआर से। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार ये आप पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें रिपब्लिक की, रिपब्लिक की बात करें और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी की बात करें, इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दोस्तों ये सब चीज़ें सब ली गई हैं आपकी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई एग्जाम में ये चीज़ें ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रियम्बल अगर हम बात करें, तो बेसिकली नेचर ऑफ स्टेट अगर की बात करें, नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, नेचर ऑफ स्टेट कैसा है दोस्तों, ऑफ कैसा है, मैं पढ़ के बताया था आपको, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, नेचर है बेसिक। स्टेट का मतलब हमारे देश का नेचर यही है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक, पर भी क्वेश्चन पूछ, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है दोस्तों, इस पर तो कई बार क्वेश्चन पूछे, तो इसका है वी, हम लोग। यही शुरू में लिखा था, हमने पढ़ के बताया था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, यही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये क्या है। हम अभी हमने बात की जस्टिस की बात की, लिबर्टी की बात की, और क्या बात की, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की, और यूनिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिटी, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949, ये ऑलरेडी हमें पता भी है, के पर कई बार एग्जाम में ये भी चीज़ इजी क्वेश्चन बनाने कर दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मस्ट है लीजिए, ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब हम कुछ सिग्निफिकेंट वर्ड्स हम देख लेते हैं क्या है बेस। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, पहले तो मैं वर्ड बता देता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड पता होना चाहिए। सॉवरेन है, ठीक है, और सोशलिस्ट, ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड। सेक्युलर, ठीक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी,
ये थोड़ा सा इनके ऊपर देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, बहुत शॉर्ट में एक वर्ड देख, मैं बता देता हूँ ना, लिख नहीं रहा हूँ इनका, थोड़ा सा सुन लीजिए, तो अगर लगेगा तो पॉज करके आप एक बार लिख भी सकते हैं, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा। Sovereignty refers to the independent authority of the state, ठीक है, it means that the state has power to legislate on any subject which is not a subject to the control of any other state or act. बेसिकली इसका मतलब ये है कि सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना स्टेट का, स्टेट मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना, और हमें कोई भी लॉ बनाने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं, किसी एक्सटर्नल पावर पर हम डिपेंड नहीं है, हम अपने लिए खुद कानून बना सकते हैं, हम अपने लिए खुद ही रिसोर्सेज का हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, का मतलब बेसिकली ये, ठीक है। अब सोशलिस्ट वर्ड की अगर बात करें तो बेसिकली दोस्तों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं, ना सोशलिस्ट था ना सेक्युलर, ये दोनों वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपके ऐड किए गए हैं, एक ही बार अब तक प्रीएम्बल आपका अमेंड हुआ है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बहुत याद, ईयर अगर कभी पूछ ले तो 1976, इमरजेंसी के का टाइम की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, अलग आर्टिकल है, इस तरह से लगती है स्टेट की, ये देखिए है ना। अब सोशलिस्ट की बात कर लेते हैं। सोशलिज्म डज नॉट मीन द रेसिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर, instead it emphasizes the wealth should not be concentrated in a few hands and inequality of income should be abolished। का मतलब बेसिकली ये है कि सोशलिज्म किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है, वो केवल इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि जो भी वेल्थ है, जो भी मनी है या जो भी रिसोर्सेज है, वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में न रह जाए, ठीक है, और वो मतलब सभी के हाथ में हो, और लोग सभी का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो बेसिक, है ना। तो बेसिकली वो चाहता है कि इनइक्वालिटी खत्म हो, सोशलिज्म का मतलब ये है, ठीक है। इसी तरह सेक्युलर की बात करें तो ये भी हमने बता दिया आपको, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। ये क्या कहता है, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ए स्टेट, का मतलब ये कि स्टेट, स्टेट कौन है, स्टेट है इंडिया यानी भारत, यानी भारत का अपना कोई रिलीजन नहीं, ठीक है। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली and with equal respect without interfering with their individual rights of religion, faith और worship। मतलब ये है तो जितने भी धर्म उस स्टेट का मतलब इंडिया, इंडिया में जितने भी धर्म है वो सबको एक ही समान ट्रीट करे, उनकी एक ही जैसी रेस्पेक्ट होगी, और उनके मामलों में दखलंदाजी भी नहीं करेगा जो उनके धर्म से संबंधित अपने कायदे कानून या राइट्स, ठीक है, जो उनके फेथ्स हैं वो किस तरह से वर्शिप करते हैं, इसके मामले में स्टेट यानी स्टेट का मतलब देश इंटरफेयर नहीं, क्लियर है। अगला वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच द अडल्ट पॉपुलेशन हैज सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। का मतलब ये है एक तरह का एक गवर्नमेंट का फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर जो उसकी अडल्ट पॉपुलेशन है, देखिए अडल्ट की डेफिनेशन हर कंट्री में अलग अलग, ठीक है, हमारे यहाँ अलग है, तो वो अडल्ट जो है पॉपुलेशन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें भागीदारी रखती है, जैसे हमारे यहाँ वोटिंग एज है 18, ठीक है, कहीं कुछ और हो सकती है, पहले हमारे यहाँ भी 21 थी, वो बाद में उसको 18 कर दिया गया, ठीक है, तो इस तरह से डिसाइड होता है ना। आर डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, विच मीन्स पीपल हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल सच एज रेफरेंडम और इनिशिएटिव, people exercise their power through elected representative
इन द पार्लियामेंट एट सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल। का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी हमारे मतलब हम एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, इसका मतलब मैं एक अपना वोट कास्ट करूंगा, कुछ गिने चुने मेरे जो एरिया में एमपी एमएलए खड़े होंगे उनको मैं कास्ट करूंगा, और वो मेरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे कहाँ, पार्लियामेंट। ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। मतलब जैसे मैं आई एम एन इंडिविजुअल, तो मैं एक किसी पर्टिकुलर जो नेता है उनको वोट डालूंगा, और वो नेता अगर जीतते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली मेरा और मेरे जैसे जितने भी लोगों ने उनको वोट किया है उन सभी का वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बट ये माना जाएगा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आ रहे हैं वो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पार्लियामेंट। ठीक है, और सेंटर में और स्टेट में भी इसी तरह से होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैंड्स फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया which embodies the concept of welfare state laid down in DPS। का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमारे देश के लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए ही काम करता है। ठीक है, इसी इसको वेलफेयर स्टेट का कहते हैं, और ये चीज़ें हमारे डीपीएसपी में लिखी हुई हैं। जब अभी हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको समझ आएगा कि कितना सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन उस समय पे बनाया गया। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक हेड ऑफ स्टेट होगा जो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। जैसे पहले किंग होता था, क्वीन होती थी, क्वीन एलिजाबेथ जीन है ना, या और कोई किंग हो गए जैसे ग्रेट ब्रिटेन में होता है। सॉरी दोस्तों। तो उस तरह से हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जैसे प्रेसिडेंट है वो क्या है, इलेक्टेड है। माना कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बट स्टिल मतलब उसे कौन इलेक्ट कर रहा है, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्टेड फॉर्म है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, और दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 5 ईयर है तो वो फिक्स हो गए, उनको रिमूव किया जा सकता है। कैसे, इम्पीचमेंट के थ्रू। हम पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 61 है ना, किस तरह से रिमूव होता है, क्या इम्पीचमेंट की कंडीशंस होती हैं। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में वहाँ बात करेंगे तो वो चीज़ें वहाँ डिस्कशन करेंगे, यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 61 के थ्रू होता है इम्पीचमेंट एक्चुअली। ठीक है, अब लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी क्या है बेसिक। प्रियम्बल मेंशंस लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हमने बात की थी पीछे, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, और क्या बात की थी, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो बेसिकली लिबर्टी का अगर ये बात करें तो कुछ हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो आपको पता होगा। जैसे आर्टिकल 19 हो गया, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ है ना, 25 28 इस तरह के है ना, और ये इन्फोर्सेबल है। फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल, इसका मतलब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, प्लीज़ मुझे बचाइए। फंडामेंट तो आपके सुप्रीम कोर्ट कहेंगे हाँ यस आप सही कह रहे हैं, मैं अभी रिट इशू कर देता हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें रिट वगैरह पढ़ेंगे हम, चीज़ें आर्टिकल 32 वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, 32 26 में हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे, बट दे आर इन्फोर्सेबल। ठीक है, सॉरी सॉरी दोस्तों, क्लियर है। थोड़ा सा देखिए अंडरस्टैंडिंग तो बनाना पड़ेगा है ना, इसीलिए मैं चीज़ें आपको यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ कि हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं डिटेल में आगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी की बात करें। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टेटस इज गिवन इन प्रियम्बलम। अब जो इंश्योर कैसे की गई, 14 से 18 जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है वहाँ से इंश्योर की, और कौन कौन से हैं, और हमने कहा 325 से 326 ये आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे, इनमें भी इंश्योर की गई। ये इलेक्शन से रिलेटेड है ना, पॉलिटिकल हो गए बेस। क्लियर है, तो ये सब चीज़, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल राइट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एनी जॉब वर्क,
एंड नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेट, मतलब किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और ट्रीटेड एज ए लोअर देन एनीवन एल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड्स की बात नहीं, ग्राउंड क्या क्या है, रिलीजन के आधार पर, आपका रेस क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, ठीक है, तो इस आधार पर आपसे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये इक्वलिटी का मतलब, और सभी को अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेटर्निटी की मतलब क्या है, बेसिकली ब्रदरहुड की बात कर रहा है, अ फीलिंग ऑफ ऑल पीपल आर चिल्ड्रन ऑफ सेम सॉइल, सब भारत माँ की संतान, है ना, तो ये जो फीलिंग है यही फ्रेटर्निटी है, सेम मदरलैंड, एक ही माता है हमारी भारत माता, ठीक है, तो फ्रेटर्निटी इंश्योर्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, तो यही इंश्योर करती है कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और यूनिटी, क्लियर है दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू मिला होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्विकली ये टॉपिक हम एंड करने वाले हैं, बट जाने से पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के ना कुछ जजमेंट है, बस इनसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है ऑन प्रियम्बल, ठीक है। अब देखिए पहला है जो 1960 का है, पेरूबारी यूनियन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा कि जो भैया प्रियम्बल है ना हमारा, वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं। अब देखिए ये 1960 की बात हो रही, अमेंडमेंट कब हुआ, कब हुआ दोस्तों, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ प्रियम्बल में, 1970 में, ठीक है। उससे पहले केस आया 1973 का, ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत चीज़ों से रिलेटेड है, केशवानंद भारती की, ठीक है, केशवानंद भारती, बहुत बार आप सुनेंगे बहुत सारी चीज़ों में, मतलब ये केस तो बहुत ही पॉपुलर केस था, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि भैया प्रीएम्बल जो है आपका वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। अब एक और केस आता है, लेकिन इन पर क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये तीनों ही केस इंपॉर्टेंट है, जनरली ये दो तो मतलब मस्ट ही मस्ट है, इनको तो याद ही कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए, LIC ऑफ इंडिया केस और सी ऑफ इंडिया केस, 1995 की बात है ना, 1995, इसमें भी सेम स्टेटस रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन्होंने कहा इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ आया होगा दोस्तों, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको नॉलेज, याद कर लीजिए, 1960 में मना कर दिया था, पार्ट ही नहीं है भैया, नॉट ए पार्ट, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इसमें लिखा भैया नॉट ए पार्ट, ठीक है, इसमें कहा भैया ये पार्ट है आपका, इसमें है इसमें नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजिंग आपसे क्वेश्चन करके पूछता है घुमा के दोस्तों, इसको तो आप याद कर लीजिए, ये 1973 70 70 याद कर लीजिए, केशवानंद भारती केस में कहा भैया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पूछेगा आपसे पहली बार कब कहा गया कि प्रियम्बल आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कब कहा गया, केशवानंद भारती केस में, तो याद कर लीजिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज शॉर्ट रखते हैं लेक्चर, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें देखेंगे, और आप पढ़ते रहिए इसी तरह से और हमारे साथ बने रहिए, चलिए,
जय हिंद, जय भारत।